हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके अकाउंट सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग अकाउंट्स की थियरी कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एग्जाम से एक दिन पहले देखेंगे तो आपको थियरी याद ही हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मुझे लगता है अकाउंट्स की थियरी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मास्टर बजट। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया आंसर है। मास्टर बजट का मतलब ऐसा बजट होता है जिसमें बहुत सारे बजट्स का कंपाइलेशन होता है, इसलिए इसको समरी बजट भी कहा जाता है। तो वही लिखा है, ध्यान से समझिएगा। मास्टर बजट इज अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स, मतलब सारे फंक्शनल बजट का समरी के फॉर्म में एक बजट बनाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मास्टर बजट। इसलिए जो बताता है सारे बजट के ओवरऑल पोजीशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समरी बजट या फाइनलाइज्ड प्रॉफिट प्लान भी कहा जाता है। इसका मेन गोल होता है प्रॉफिट या अल्टीमेट गोल जो बिजनेस का होता है उसको शो करना। तो वो लिखा है, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज टू मेक प्रॉफिट, हेंस मास्टर बजट कोऑर्डिनेट्स वेरियस बजट। इसलिए सारे बजट्स को कोऑर्डिनेट करके वो एक समरी के फॉर्म में बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। अगर आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट गो थ्रू मास्टर बजट बिफोर इट इंप्लीमेंट्स एंड इफ द प्रॉफिट पोजीशन प्रेजेंटेड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी देम अमेंडमेंट चेंजेस आर मेड। कहने का मतलब टॉप मैनेजमेंट हमेशा समरी बजट को देखेगा और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं है या प्रॉफिट जितना होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, तो वो इंप्लीमेंटेशन करेगा, अकॉर्डिंगली चेंजेस भी लाएगा और इंप्लीमेंटेशन भी अकॉर्डिंगली करेगा। तो समरी बजट या मास्टर बजट ओवरऑल पोजीशन बताता है सारे बजट्स को कंपाइल करने के बाद। एकदम इजी सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे तो आपको दिख रहा है, शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश बजट बनाने के लिए कितनी मेथड्स आती है, तो 4 मेथड्स आती है। पहली है रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड, जिसको हम लोग रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरी एडजस्टेड अर्निंग मेथड, जिसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी बोलते हैं। तीसरी बैलेंस शीट मेथड, जिसको हम लोग बैलेंस शीट प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं। और लास्ट में वर्किंग कैपिटल डिफरेंशियल मेथड। ये सिर्फ आपको 4 नाम याद करने हैं शॉर्ट आंसर में, दैट इज जो पहले जो शॉर्ट सम्स पूछा था उसके कभी कभी ऑप्शन में पूछा गया है ये कि 4 मेथड्स बजाइए कैश बजट्स के। वैसे ही एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये थियरी का क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार पूछा गया है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट। तो सबसे पहले प्लान्ड यूज ऑफ कैश, हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कैश को अच्छी तरीके से कि हम लोग कहाँ पे पैसा यूज करना है कहाँ नहीं करना। जैसे आप लोग भी करते होंगे, अभी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको पॉकेट मनी शायद मिलती होगी, तो आप लोग प्लानिंग करते होंगे हाँ भाई इतना मेरे को पेट्रोल भरना है, इतना मेरे को कॉलेज में कैंटीन में खर्च करना है एंड सो ऑन, इतना गर्लफ्रेंड पे खर्च करना है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, शायद मुझे पता नहीं, खाली एग्जांपल दे रहा था। तो इसका मतलब हमारे कैश का कैसे आप यूज करने वाले हो, कैश बजट वो बताता है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे बिजनेस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है, नई मशीनरी लेनी है या हमको कोई मशीनरी बेच के उसके बदले रिप्लेस कर रही है नई मशीनरी, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कैश चाहिए होगा, ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और सरप्लस फंड, अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए भी हेल्प करता है कैश बजट। डिविडेंड कितनी देनी है, अगर मैं कंपनी हूं तो कितनी डिविडेंड देना है, कितना % डिविडेंड देना है, वो कहां से आएगा, उसकी प्लानिंग भी कैश बजट हेल्प करता है। प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कैश का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने बजट बनाया हुआ है तो हमको पता होगा कि हमारे पास कितना कैश आने वाला है, कितना कैश पड़ा हुआ है और कहाँ पे खर्चा होने वाला है, तो हम लोग सही से कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमली पेमेंट, हम लोग हमेशा देखो बिजनेस अच्छा तभी चल सकता है जब हम लोग को जो पेमेंट करनी है वो टाइम पे देते हैं। अगर हम लोग सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं या फिर रेंट टाइम पे नहीं दे रहे, तो ये सारे खर्चे क्या है, एक्यूमुलेट होते जाएंगे और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में खराब इंप्रेशन पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो टाइम पे पेमेंट करना बहुत जरूरी है और टाइम पे पेमेंट करने के लिए कैश बजट बहुत हेल्पफुल रहता है। अरेंजमेंट ऑब्टेन फंड्स, नए फंड्स ऑब्टेन करना है, उसमें भी कैश बजट चाहिए होता है। बैंक अकाउंट को बताना पड़ता है, बैंक को बताना पड़ता है कि हाँ भाई लोन लेना है तो फंड्स की अरेंजमेंट कहाँ से होने वाली है, तभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट काम आते हैं। यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग के लिए भी काम आते हैं। कोऑर्डिनेशन, पूरा बिजनेस में कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट के बीच में बना रहता है कैश बजट के थ्रू। और लास्ट में वापस से ईज ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स, अगेन रिपीटेशन ऑफ पॉइंट ही है। आगे लिमिटेशन ऑफ कैश बजट, कुछ बजट के लिमिटेशंस भी होते हैं, चाहे कैश बजट हो चाहे फ्लेक्सिबल बजट हो, ये सब क्या है, बजट्स हैं। और बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाता है और फ्यूचर हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो वो लिखा है एस्टिमेट्स आर डिफिकल्ट, क्योंकि हमेशा बजट जो बनता है वो फ्यूचर के लिए बनता है और फ्यूचर मैंने और आपने देखा नहीं है, तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। दूसरा केयरलेसनेस इम्प्लीमेंटेशन, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते तो है लेकिन उसको इंप्लीमेंट वैसे नहीं कर पाते, तो वही बोला हुआ है कि इंप्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बहुत
ज़्यादा केयरलेस बन जाते हैं। तीसरा रिजिड, हम लोग को कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्पॉन्टेनियस नहीं रह पाते। हम लोगों ने सोचा है कि ये करना है, ये बजट में बनाया है तो हमको उसी के हिसाब से करना है। ये एक तरह से रोड ट्रिप जैसा होता है। कई बार आपको ट्रिप्स में मजा तब आता है जब आप प्लानिंग नहीं करते। जब हम लोग प्लानिंग के हिसाब से करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, लेकिन जब सिचुएशन वैसी नहीं होती तो दिक्कतें आती है। तो जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस भी रहें। तो कैश बजट जो है हमारी स्पॉन्टेनियसनेस को खत्म कर देता है, हम लोग को रिजिड बना देता है कि हमको इसी तरह से काम करना है, जो कई बार अच्छी बात नहीं होती। और लास्ट में एक्सपेंसिव तो है, हर एक चीज में आप एक लिमिटेशन तो लिख ही सकते हैं एक्सपेंसिव। वो कोई भी लिमिटेशन पूछा क्यों ना हो, बीए में पूछा हो, इकोनॉमिक्स में पूछा हो, अकाउंट्स में पूछा, कुछ भी पूछा हो, एक पॉइंट तो लिख ही देने का, एक्सपेंसिव और रिजिड, खत्म। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट। अगेन ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। फ्लेक्सिबल बजट के 3 मेथड्स कौन कौन सी होती है? तो पहली आती है टेबुलर मेथड, जिसको हम लोग मल्टी एक्टिविटी मेथड भी बोलते हैं। दूसरी आती है रेशियो मेथड, जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। और तीसरी आती है ग्राफिक मेथड, जिसको हम लोग चार्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में पूछ सकते हैं। 3 मेथड्स के नाम याद करने, काम खत्म। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? देखिए, चाहे कंपनी पैसा रेज करे इक्विटी के फॉर्म में, प्रेफरेंस के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो हर एक कैपिटल को रेज करने के लिए कॉस्ट लगता है। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो, तो उसका कॉस्ट होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहला फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि कितना हम लोग कैसे, बजटिंग मतलब क्या होता है? समझ लो कि फ्यूचर में हमको एसेट खरीदना है, तो ये क्या हो गया? एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया कि हमारे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो कितने टाइम में वापस आएगा, पे बैक पीरियड क्या होगा, सीआरआर क्या होगा उसका, या फिर एनपी नेट इज कितना क्या बोलते हैं, डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी। ये सब क्या है? बजटिंग डिसीजन है। इन द सेम वे आपने ये सुना होगा कि हाँ भाई, जैसे मैंने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल दिया, तो 5 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, वो पैसा वापस कब आएगा उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। वैसे ही डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी होता है। ये सब बजटिंग के डिसीजंस है। वैसे ही एनपी भी आता है, वैसे ही आईआरआर भी आता है। ये सब क्या है? बजटिंग डिसीजंस होते हैं। वो हमको बहुत, वो उसका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, हर एक कॉस्ट का अलग इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिबेंचर्स या बैंक लोन लेता हूँ, मैं डिबेंचर रेस किया या बैंक लोन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि दोनों पे फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है और मेरी इक्विटी कभी भी डिवाइड नहीं होती। तो इसका मतलब मैंने एक तरह से बैंक लोन लिया है और लोन मैं चुका दूंगा, इंटरेस्ट मैं चुका दूंगा, लेकिन मेरी ओनरशिप उतनी रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। लेकिन अगर मैं शेयर्स बांटता हूँ, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर मैं इक्विटी शेयर्स बांट रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स बांट रहा हूँ, तो हिस्सेदारी भी बांट रहा हूँ लोगों के अंदर। तो देखना जरूरी है कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से मैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के बाद ही मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे को इक्विटी रेस करना है, प्रेफरेंस रेस करना है, डिबेंचर इशू करना है। हेल्प्स इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है? 60% इक्विटी होना चाहिए, 20% या 10 to 15% प्रेफरेंस होना चाहिए, बाकी का बचा हुआ डिबेंचर्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे 80% डिबेंचर्स है और बहुत कम इक्विटी है, तो वो थिन इक्विटी हो जाएगा। आपने बीए में पढ़ा हो तो थिन इक्विटी, थिक इक्विटी, तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना जरूरी है। इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, वैसे ही उसके हिसाब से मैं नए सिक्योरिटीज इशू करूंगा या नहीं करूंगा, या रिस्ट्रेन करूंगा, अपने आप को रिफ्रेन करूंगा कि नहीं, मेरे को नए इशू, इक्विटी इशू नहीं करने, या प्रेफरेंस इशू नहीं करने, या डिबेंचर इशू नहीं करने, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ। क्लियर है? इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारी कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट कितना डेडिकेटेड है, क्या प्रोप्राइटर्स का शेयर कितना है, क्या पब्लिक से हमने बोरोइंग कितना ले रखा है, ये सारे चीज को, फैक्टर को कंसिडर करना जरूरी है। और लास्ट में उसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। तो ये आंसर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ और इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब लास्ट आंसर समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ZBB। ZBB का फुल फॉर्म है जीरो बेस्ड बजटिंग। कि ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के बीच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले आता है बेस। ट्रेडिशनल बजटिंग किसको बेस लेता है? प्रीवियस ईयर के फिगर्स को। तो वो लिखा है, द बेस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग इज एलोकेशन ऑफ फंड्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल कितने फंड्स की जरूरत थी, उसके बेसिस पे इस साल कितने फंड्स की जरूरत होगी वो हम लोग देखते हैं। लेकिन ZBB ऐसा नहीं देखता कि पास्ट में क्या हुआ था, वो बेस को क्या लेता है? हमेशा जीरो। तो वो लिखा है, ZBB इज मोर लॉजिकल इन विच न्यू और करंट एक्टिविटी और प्रपोजल competes for limited resources and decisions are taken for each other on the basis of cost benefit analysis। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हर एक डिसीजन जो लेंगे उसका कॉस्ट कितना है और उसका बेनिफिट क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग बजट एलोकेट करते हैं। तो बेस क्या होता है ट्रेडिशनल बजटिंग में? लास्ट ईयर के फिगर्स
ZBB में हम लोग देखते हैं हर एक ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, 0। हर एक करंट सिचुएशन के कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लो। क्लियर। दूसरा, मोर एंड मोर फंड्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल बजटिंग बोलता है कि फंड्स आने दो, जितने भी फंड्स चाहिए उतने आने दो। तो ट्रेडिशनल बजटिंग हमेशा मोर एंड मोर फंड्स की रिक्वायरमेंट करता है। तो वो लिखा है, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग ईच मैनेजर मेक्स डिमांड फॉर मोर एंड मोर फंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आने चाहिए। कैसे आने चाहिए फर्क नहीं पड़ता, कैसे चुकाओगे फर्क नहीं पड़ता, बस फंड्स आने चाहिए। कौन ऐसा ट्रेडिशनल बजटिंग बोलता है। लेकिन ZBB क्या बोलता है, मैनेजर्स रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द डिमांड एंड हेल्प द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ZBB में हर एक जो डिमांड कर रहा है मैनेजर, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों वो फंड्स मांग रहा है, किस पर्पस के लिए फंड्स मांग रहा है। तीसरा, हु डिसाइड्स। बहुत ईजी है, ट्रेडिशनल बजटिंग में टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है और ZBB में मैनेजर डिसाइड करता है कि हर एक चीज का अलग मैनेजर होता है कि हाँ भाई ये चीज के लिए ये मैनेजर, ये चीज के लिए ये मैनेजर। तो ZBB में हर एक मैनेजर डिसाइड करता है कि हाँ भाई उसके डिपार्टमेंट में कितना फंड चाहिए, और ट्रेडिशनल बजटिंग में हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अप्रोच ट्रेडिशनल बजटिंग की जो अप्रोच होती है वो किसके बेसिस पे होती है, प्रीवियस ईयर क्या हुआ था उसके बेसिस पे। मतलब फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वही बेस होता है, वही अप्रोच के बेसिस पे हम लोग इस साल का बजट प्रिपेयर करते हैं। तो वो लिखा है, इन ट्रेडिशनल सिस्टम द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर टेकन एज बेस, और उसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके इस साल का बजट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ZBB क्या बोलता है, रैंक देता है। हर एक प्रपोजल क्या देता है, रैंक देता है। रैंक मतलब हाँ भाई इसके लिए इतनी प्रायोरिटी है, ये प्रोजेक्ट जो है इसकी इतनी प्रायोरिटी है एंड सो ऑन। तो हर एक प्रोजेक्ट को रैंक दिया जाएगा और उसके बेसिस पे बजटिंग की जाएगी। कॉस्ट, ऑफ कोर्स ZBB महंगा है। ZBB क्या है, मॉडर्न टेक्निक है, महंगी है, तो वो लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल बजटिंग एक्सपेंसिव नहीं होती, ZBB ज्यादा एक्सपेंसिव होती, तो वो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल बजटिंग आर लेस एक्सपेंसिव व्हाइल जीरो बेस्ड बजटिंग इज मोर एक्सपेंसिव। ऑल्टरनेटिव्स देखिए ऐसा है कि ZBB में ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग इवेल्युएट नहीं करते, तो वो लिखा है नो ऑल्टरनेटिव्स आर कंसीडर्ड। या कोई भी ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट कराया जाता नहीं है। लेकिन ZBB में हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट भी किया जाता है, उसको रैंक भी दिया जाता है और प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग उसको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो लिखा है, इन ZBB डिसीजन पैकेज आर प्रिपेयर्ड, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड एंड रैंक्ड। उसको इवेल्युएट करते हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव को रैंक देते हैं एंड उसके बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड होती है और उसके बेसिस पे प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। सिंपल है। ये था आप लोगों का अकाउंट्स की थियरी, जो मुझे लगते थे एग्जाम ओरिएंटेड थियरी, जो मेरे को लगा कि हाँ भाई लास्ट 5 साल में बहुत बार पूछे गए, वो मैंने कंसिडर किए हैं। इसके अलावा भी 2-4 आंसर होंगे, मैं नहीं बोल रहा नहीं होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने उसका वीडियो बना दिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। बाय।